नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में रचनाएं रखी गई है। उसमें कहानी, उपन्यास, कविताएं, रेखाचित्र, आत्मकथा ऐसे ही विधाओं का समावेश है। हम इसमें लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने कहानियाँ देखी है और उपन्यास भी जारी है। और आज हम पुनः एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसमें कविताएं हैं। उसमें हम कविताओं में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से कविताएं प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें जूही की कली, उनकी कविता आज हम जूही की कली नामक कविता का अध्ययन करते हैं। यह कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें जूही की कली नायिका का प्रतीक है, जूही की कली, और पवन यानी जो पवन है वह नायक का प्रतीक है। यह कविता निराला जी की है। तो निराला जी का जन्म जो है वह 1899 या 1896 में हुआ है। साथ ही इनकी मृत्यु 1969 में हुई है। इनकी कविताओं में प्रमुख कविता बादल राग, तोड़ती पत्थर, जूही की कली ऐसी कवि इनकी प्रमुख एवं चर्चित कविता है। इन्होंने व्यंग्य रचना भी लिखी हुई है। कुकर मुत्ता यह इनकी व्यंग्य रचना है। और जूही की कली कविता देखते हैं हम। पहले कविता पढ़ते हैं और फिर बाद में सारांश। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली, जूही की कली, द्रगबंध किए शीतल पत्रांग में, बासंती निशा थी विरह विदुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानील, आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनी ये गात, फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन, कुज्जलता पुंजों को पार कर पहुँचा जहाँ उसने की केली कली खिली रात साथ सोती थी, जाने जाने कहो प्रिय संग प्रिया आगमन, वह नायक ने चूमे कपोल डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस भर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालय बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रहे, कि किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे निर्दय, उस नायक ने निपट निटुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझकोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल चौक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। इस प्रकार यह कविता थी। अब इस कविता का हम सारांश देखते हैं। पहले हम सारांश देखेंगे कि जैसे विजन वन वल्लरी पर, यानी कवि कहना चाहते हैं कि एकांत स्थान में स्थित वन में लता पर स्नेह युक्त सपनों में आनंद मग्न ऐसी जो जूही की जो कली है वह कली वन में विश्राम कर रही थी। और वह विश्राम करते समय, यानी वह अभी उस जूही की कली को कवि ने नायिका की उपमा दी गई है। तो वह कवि कहते हैं कि एकांत स्थान में स्थित वन में एक लता पर स्नेह से युक्त सपनों में आनंद मग्न होकर उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वह सुप्त अवस्था में
पत्तों के बीच सोई हुई थी। यानी जो कली जो थी जूही की कली, वह कली एकांत स्थान में आंखें बंद कर स्वप्न अवस्था में एकदम मंत्र मुक्त होकर शांति से सोई हुई थी। वन में पत्तों के बीच में सोई हुई थी। अब बसंत की रात थी, यानी बसंत ऋतु का समय है। और बसंत ऋतु में प्रकृति जो है वह चारों ओर से हरी भरी हो जाती है। पेड़ पौधों पर नई नए फूल, नए पत्ते डोलने लगते हैं, यानी एक अंकुरित होते हैं। कहते हैं कि वैसे बसंत ऋतु में और मृग नक्षत्र में 2 बार प्रकृति पर हरी बहार आती है, तो मानो उस प्रकृति ने यौवन धारण कर लिया, ऐसा माना जाता है। तो उसी प्रकार का बसंत ऋतु का माहौल था। और बसंत ऋतु में हवा भी एक अच्छी ठंडी सी चलने लगती है। और उसमें सुप्त अवस्था में यानी एक शांति में वह जूही की कली जो है वह विश्राम कर रही थी, सोई थी, यानी नायिका सो रही थी। अभी इसमें जूही की कली यानी नायिका को ही जूही की कली जो है वह नायिका के प्रतीक में मानी गई है। और पवन जो है वह नायक का प्रतीक है। तो उसमें वह सुप्त अवस्था में पत्तों के बीच सोई हुई थी। बसंत की रात थी। पवन विरह के व्याकुल होते हुए भी अपनी प्रिया जूही का संग छोड़कर किसी दूर देश में बसा था। यानी जो पवन जो था, पवन यहाँ नायक है, वह नायक जो था वह किसी दूर देश में अपनी जो प्रियसी है जूही की कली, उसको छोड़कर वह किसी दूर देश मलया नील पर्वत के यहाँ पर था। तो उसको याद आती थी, कली को भी यानी वो जूही की कली नायिका को भी अपने नायक की याद आती थी, और नायक को भी अपनी नायिका की याद आती थी। तो वह जूही की कली का संग छोड़कर, यानी जो पवन जो था वह जूही की कली का साथ छोड़कर उसको बिछुड़कर कहीं दूर देश में, यानी मलया नील जो है वहाँ पर था, जिसे मलया नील कहते हैं। अर्थात मल्लव पर्वत पर जाकर पवन रूपी मलया नील अपनी प्रिया जूही की कली को छोड़कर बस गया था। यानी जो पवन जो था, जो मलया नील नामक जो पर्वतों का देश है, उन पर्वतों के यहाँ वह जाकर छुप गया था। यानी अपने प्रिय नायिका से दूर होकर नायक विरह स्थिति में उधर पर्वतीय भागों में जाकर मलया नील में बस गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ने जूही की कली और उसके प्रियतम के रूप में मलय पवन की अभिव्यंजना की है। यानी जो मलय पर्वत पर जो हवाएं चलती है, उन हवाएं यानी बिछड़कर अपने प्रिय से बिछड़कर नायक दूर हुआ है या किसी दूर देश में जाकर बसा है, और उसको भी वहाँ बसंत ऋतु है। और बसंत ऋतु यानी प्रेममय ऋतु, श्रृंगारिक ऋतु माना जाता है, कवियों का ऋतु बसंत ऋतु माना जाता है। तो उस ऋतु में जो विरह में जी रही यह जो अपनी नायिका है जूही की कली, और जो पवन है वह भी बिछुड़कर वह भी वहाँ पर दूर देश में जाकर बसा है। यहाँ कवि ने पवन यानी नायक का प्रतीक पवन को माना है, और जूही की कली ये नायिका का प्रतीक है। आई याद बिछुड़न से मिलने की वह मधुर बात। तो तब वहाँ अपने जो बिछड़े हुए नायक है, नायक नायिका बिछड़े हुए, ये इन दोनों को एक दूसरे की याद आती है। आई याद चांदनी धुली हुई रात, यानी वह अंधेरी रात में, चांदनी रात में दिन तो ऐसे वैसे ढल जाता है, तो वह विरह का जो वर्णन है वह वर्णन भी कवि ने बखूबी किया है। यानी वह बसंत ऋतु में चांदनी रात में वह नायक को या नायिका को एक दूसरे की याद आती है। वह नायक भी नायिका से दूर है, और जूही की कली भी अपने पवन से मिलना चाहती है, यानी नायक को मिलना चाहती है। फिर क्या पवन, तो वहाँ बिछुड़न की याद आई पवन को, यानी नायक को नायिका की याद आई। फिर क्या पवन, फिर पवन याद आने के बाद झट से निकलता है वहाँ से। फिर वहाँ पर नीचे की पंक्ति बताते हैं कवि, उपवन सर सरित गहन गिरी कानन कुज्ज लता पुंजों को पार कर। यानी फिर वह नायक अपने बिछड़ो नायिका की याद आई तो वह झट से निकलता है, और फिर वह जो भी रास्ते में वन उपवन सरिताएं नदियाँ, जो भी लताएं, जो भी जंगल लगते हैं, उन्हें
पार करते हुए यानी रास्ते में जो भी कठिनाई आती है उनका सामना करते हुए फिर सरसराती, यानी वहाँ पर कवि पंक्ति बताई गई है, उपवन सरसरित गहन गिरि कानन कुज लता पुज्जों को पार कर पहुँच जहाँ उसने की केली कली खिली थी सात सोती थी। यानी वहाँ जो पवन है, नायक जो है, नायक वहाँ से मल्लया नील पर्वत से निकला है और वहाँ रास्ते में जो भी वन उपवन नदियाँ जो भी घाटियाँ जो भी रास्ते में आते हुए स्थल है उनको पार करते हुए कुछ लताएँ है, बेलाएँ है, फूलों है, न जाने कितने कितनी कठिनाई है, जो भी रास्ते में आती हुई दृश्य है उनको पार कर वह जो कली सोई थी यानी नायिका सोई थी वहाँ नायक का आगमन हो जाता है। और जाने कहो प्रिय संग प्रिय जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह नायक ने चूमे कपोल। यानी वहाँ नायिका सो रही है और नायक दूर देश से भाग दौड़ कर उससे मिलने के लिए आता है। फिर आने के बाद इधर नायिका सोई हुई है, नायिका यानी अपनी जो जूही की कली है वह कली पत्तों के बीच में आंखें बंद करके सो गई है और वह सो गई है। तभी अचानक जो प्रिय का आगमन होता है, यानी वह जो नायक है, नायक अचानक आ जाता है और नायक आने के बाद वह जो कली यानी जो नायिका है वह नायिका सोई हुई है और नायक आते ही एक स्नेह से प्रेम से उसका जो कपोल है, उसका जो भाल है, उसका जो सिर है उसको चूम लेता है। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं। यानी वहाँ जो हिंडोल है, जो अभी नायक ने झट से आकर विरह में व्याकुल था, तो आने के बाद वह झट से वह नायिका के कपोल चूम लेता है और वह क्षमा चूम कर उठने के बाद डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, यानी वह तुरंत आंखें खोलती है जूही की कली, यानी वह आते हैं और फिर आने के बाद वह चूम लेता है और कपोल चूम लेता है और चूम लेने के बाद वह नायक जो है नायिका को क्षमा भी नहीं मांगता है कि वह उसने आकर बोला नहीं, कुछ नहीं, और झट से आकर उसके कपोल को चूमा है। निद्रासल बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही कि किंवा मितवाली थी यौवन की मदिरा पिए। यानी वह जो यौवन की मदिरा पिए हुए सोई हुई थी, तो वह सोई हुई थी, तो उसने कुछ भी नहीं किया और वह निर्दयता के साथ आया और ये किया। अभी आगे की पंक्ति, कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निटुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकोर डाली मसल दिए गोरे कपोल गोल चौक पड़ी युवती। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि कामुकता पर, यानी कामुकता जो है, जो यौवन धार बैठी हुई, जो यौवन की मदिरा पिए जो बैठे हुए हैं, उसने उस पर कामुकता जो है वह हावी हो चुकी है और वो कामुकता के मारे उन्होंने नायक नायिका की प्रेमपूर्ण क्रीड़ाओं की व्यंजना जूही की कली और पवन की प्रतीक मानकर की गई है। यानी जो नायक नायिका जब बिछड़ते हैं और बिछड़ने के बाद वह मिलते हैं, वह मिलने के बाद का जो दृश्य है वह दृश्य नायक ने कवि ने जूही की कली और पवन इन दोनों के बारे में बताया है, जो कि काम आतुरता के साथ यहाँ पर जो प्रणय क्रीड़ा होती है, क्रीड़ाओं की व्यंजना जूही की कली और पवन को प्रतीक मानकर की गई है। यहाँ प्रकृति और काम चेतना के समन्वय को कवि ने बखूबी से चित्रित किया है। यानी जो बिछड़े हुए प्रेमी है, बिछड़े हुए नायक नायिका है, वह जब मिलते हैं और मिलने के बाद तुरंत एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो वह जो क्रीड़ा है, वह जो आनंद है, वह जो स्नेह प्रेम है, वह कवि ने बखूबी जूही की कली और पवन इन दोनों के प्रतीक रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ कवि स्त्रियों की जो उन्माद कामुकता हो, यहाँ कवि ने स्त्री की उस कामुक स्थिति का वर्णन किया है जो बड़ी धैर्यता के साथ पुरुष के स्पर्श का आनंद लेती है। यानी कवि ने जो स्त्री का जो स्पर्श होता है, यानी नायक का जब स्पर्श होने पर जो
नायक का स्पर्श होने पर नायिका धैर्य धारण कर लेती है और उस स्पर्श का आनंद लेती है। तभी लेकिन जो नायक जो है, नायिका नायक के स्पर्श का आनंद ले रही है, मगर नायक जो है वह नायक धैर्य को धारण नहीं करता, लेकिन नायिका बड़े धैर्य के साथ उसके जो स्पर्श हो रहा है उस स्पर्श का आनंद लेना चाहती है, मगर नायक वहाँ पर धैर्य धारण नहीं कर पाता है। तो यह भी काफ़ी अच्छी तरह से कवि ने चित्रित किया है। स्पर्श का आनंद लेती है, उधर पुरुष कामुकता की स्थिति में धैर्य छोड़ देता है। जो स्पर्श हो रहा है नायक को नायिका के, यानी नायक जो है, नायक नायिका को स्पर्श कर रहा है हाथ से या चूम रहा है, तभी वह जो नायिका है, नायिका बड़े धैर्य के साथ वह उस स्पर्श का आनंद लेती है, बड़े धैर्य रखे हुए वह आनंद ले रही है। मगर जो नायक जो है यानी पुरुष जो है वह धैर्य छोड़ देता है और कामुकता में वह धैर्य छोड़कर वह कामुकता में इतना ये हो जाता है कि वह जो धैर्यता है, जो नायिका जो आनंद ले रही है उसके आनंद को भंग कर कर वह कामुकता में बह जाता है और आक्रामकता को वह ग्रहण कर लेता है। यानी वह जब वह धैर्य छोड़ता है और वह कामुकता में बह सा जाता है और फिर वह आक्रामकता में खो जाता है, अर्थात झोंकों से जूही की कली के गोरे कपोल और उसके अंदर कोमल बदन को मसल दिया जाता है। यानी जब नायक जो है यानी कोई नायक या नायिका प्रणय क्रीड़ा में रत हो जाते हैं, तब नायिका उसके स्पर्श से आनंद लेना चाहती है। तभी पुरुष जो है यानी नायक जो है वह कामुकता में इतना आतुर हो जाता है कि वह उस धैर्य को छोड़कर एक निर्दयी भावना में बन सा जाता है और जब शरीर के झोंकों से नायिका को मसल डालता है, ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे हैं। और फिर वो नायिका चौंक पड़ती है, यानी वह चौंक पड़ती है और चकित हो जाती है और अपनी टेढ़ी चितवन सी चारों ओर देखकर प्यार में वह भी नम्र हो जाती है। यानी जब वह उस पर हावी हो जाता है, वह नायक धैर्य छोड़कर जब वह आक्रामक हो जाता है और शरीर के झोंकों से वह अपने कामुकता में बहकर नायिका को मसल लेता है, तब नायिका भी चारों ओर देखती है और शांतता के साथ वह भी उस प्रणय क्रीड़ा में रत हो जाती है, यानी उसके रंग में भी वह भी रंग जाती है और नम्रता के साथ हंसी और उसे अपनी बाहों में भरकर उसके साथ प्यार के खेल में रंग जाती है। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी बखूबी अच्छी तरह से एक प्रेम कविता है यह। तो निराला जी ने काफ़ी अच्छी तरह से यह कविता लिखी है और इसका जो चित्रण है यहाँ नायिका जूही की कली यानी नायिका है, पवन जो है वह नायक है। फिर से एक बार कविता देखते हैं और फिर हम इस कविता को समाप्त करते हैं। वे जनवन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली द्रगबंध किए शिथिल पत्रांग में, बासंती निशा थी विरह विदुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलया नील, जूही की कली आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनी ये गात, फिर क्या पवन जूही की कली उपवन सरसरित गहन गिरिन कानन कुज्जलता पूज्यों को पार कर, पहुँचा जहाँ उसने की केली, कली खिली थी साथ सोती थी, जूही की कली जानो
जाने कहो कैसे प्रिय अगमन वह, नायक ने चूमे कपोल डोल, उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, जूही की कली, जूही की कली। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझकोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल। चौंक पड़ी युवती चकित चितवन, निज चारों ओर फेर हेर हेर प्यारे को सेज पास, नम्र नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग, जूही की कली, जूही की कली। इस प्रकार हमने यहाँ पर सुमित्रा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जूही की कली नामक कविता देखी। यह कविता 1916 में प्रकाशित हो चुकी थी। यह कविता हमने देखी और कल के वीडियो में हम जो हमारा जो उपन्यास है, उपन्यास झूठा सच, उसका अगला भाग हम देखेंगे। तो ऐसे ही पूरी रचनाओं का लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, रोज़ शाम को कविताओं पर वीडियो आएगा और सुबह 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 यानी दोपहर के बाद 12-1 बजे के बीच में उपन्यास पर वीडियो आएगा, और रात के समय यानी शाम के समय में कविता पर वीडियो आएगा, और फिर सुबह 6 या 7 बजे या 8 बजे के बीच में फिर से एक सुबह उपन्यास पर वीडियो आएगा, यानी उपन्यास पर 2 और रात के समय में कविताओं पर एक वीडियो आएगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और निःशुल्क पढ़ाई कीजिए नेट जेआरएफ की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।